चल, तो रस्सी में टेंशन निकालना है। क्या निकालना है? रस्सी में टेंशन। है ना? रस्सी का लेंथ क्या है? L, और रस्सी में निकालना है टेंशन। क्या करोगे? इस पे बैठे, इस पे बैठ जाए। अरे इस पे बैठेंगे तो सिर्फ यही चलता हुआ दिखेगा ना, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो इस पे जब बैठोगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना अभी मेरी बात। जब इस पे बैठोगे तो इसका भी वेलोसिटी इधर 2u/5, इसका भी इधर 2u/5, तो ये सिर्फ ऐसे चलता हुआ दिखेगा, है ना? तो अगर आप m के फ्रेम में चले जाते हो तो ये कितना से चलता हुआ दिखेगा? 4u/5। लेंथ क्या है? L। तो इधर मान लो टेंशन T। अरे मान सकते हो, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इक्वल टू mv²/L, यानी T बराबर 2m इंटू v², 4u/5² अरे समझ में आया? समझ में आया? क्या हुआ? अरे इस पे बैठोगे तो ये ऐसे ही चलता हुआ दिखेगा ना, दिखेगा। तो इतना टेंशन आ गया, आ गया तो लिखो ना, और बगल में लिख लेना गलत है, बगल में लिख लेना गलत है। हाँ सर, इसीलिए तो रुके हुए थे, हमको पता है गलत है। हाँ क्या? कौन एक्सेलरेटेड फ्रेम है? हाँ बोल दिए सर गलत है, तो आज तक तो वही हो रहा है, एक्सेलरेटेड फ्रेम है ना? कुछ तो बोलोगे रीजन, ऐसे कुछ एक्सेलरेटेड। कौन एक्सेलरेटेड फ्रेम है? एम एक्सेलरेटेड फ्रेम है, लॉजिक बताओगे? अरे एम एक्सेलरेटेड फ्रेम है, क्यों? अगर इसका ये जवाब है कि ये गलत है बिकॉज कि हम एम से काम किए और वो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, अगर ये जवाब है तो क्यों? पड़ोसी केशव, क्या समझ में आ रहा? गलत क्यों है? यहां तक सही है बे, वो कल का ही पार्ट है, उसी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना? ये पार्ट गलत है, क्यों? क्योंकि एम एक्सेलरेटेड फ्रेम है। ये जवाब मनीष का सही है, लेकिन एम एक्सेलरेटेड फ्रेम क्यों है कोई बता सकता है यार, तुरंत बता सकता है। ठीक है, इस सिस्टम पे नेट फोर्स क्या है? 0 है। अरे इस सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स क्या है? 0 है। लेकिन अगर इसको इंडिविजुअली देखो तो इस पे एक फोर्स लग रहा है टेंशन T, और इस पे एक फोर्स लग रहा है टेंशन T, और ये एकमात्र फोर्स है। अगर एकमात्र फोर्स है तो ये नेट फोर्स है, और अगर नेट फोर्स है तो नेट एक्सेलेरेशन भी होगा। अरे होगा? हे भगवान, न्यूटन का सेकेंड लॉ, नालायक। एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स बाय मास। अरे बहुत छोटा होगा तो एक्सेलेरेशन बहुत छोटा होगा, बट होगा तो सही। कुछ नहीं समझ में आया। और उस पर एकमात्र फोर्स टेंशन है, तो कोई बैलेंस भी नहीं कर सकता। ये मत बोलना कि सर टेंशन को कोई तो बैलेंस कर लेगा। कौन कर लेगा? नॉर्मल उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, mg प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो टेंशन को तो कोई बैलेंस कर ही नहीं सकता। दैट मीन्स वो भी एक्सेलरेटेड फ्रेम है और ये भी एक्सेलरेटेड फ्रेम है। इन दोनों फ्रेम से काम नहीं कर सकते हैं। तो किस फ्रेम से काम करना चाहिए? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से। कहां से काम करना चाहिए? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से। कुछ ना समझ में आता? अरे समझ में आ रहा? क्यों सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में काम कर सकते हैं? क्या बिल्कुल कर सकते हैं। बिकॉज सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। क्यों? क्योंकि सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो VCM मस्ट रिमेन कांस्टेंट, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट रिमेन कांस्टेंट।
समझ में आ रहा? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिख दें? अरे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिख दें, तब तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाएंगे। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिखो m1u1 यानी m2u/5 आई कैप, अरे है ना, प्लस m2u2 2m इंटू 2u/5 आई कैप प्लस 4u/5 जे कैप बाय 3m। अरे हाँ ना बोलते जाना, हाँ ना बोलते जाना। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो VCM जल्दी से तो बोलो। टू u/5 आई कैप आ जाएगा, ठीक है, और जे कैप में आ जाएगा आपका 8u/5, सॉरी 8u/15, 8u/15 देख लो सही है कि गलत। कैलकुलेशन आना चाहिए आपको, हमको तो सीधा दिख रहा है। यहाँ m, यहाँ 2m, 3m, 3m, 3m कट जाएगा तो आई कैप में कोई फर्क नहीं आएगा। लगा सूडो, उसका एक्सेलेरेशन पहले बताओ, उसके एक्सेलेरेशन में भी टेंशन आ जाएगा। अरे सूडो तो तब लगाएंगे ना जब उसका एक्सेलेरेशन हमको पता होता है। हाँ मस्त एक्सेलेरेशन पता। ये सिस्टम कभी सोचे हो क्या होगा, ये फिर ऐसा घूम जाएगा। टेंशन का भी डायरेक्शन बदल रहा तो उस पर फोर्स का ही डायरेक्शन बदल रहा, तो उसका एक्सेलेरेशन भी बदल रहा, तो सूडो भी बदल रहा होगा। कितना कॉम्प्लिकेटेड। हम चाहते थे कोई सवाल पूछे। इसका सवाल है कि सर m एक्सेलेरेटेड है तो उसी में बैठ के सूडो लगा दें। अरे सूडो तो तब लगाओगे ना जब आपको एक्सेलेरेशन क्लियर कट पता हो। उसका तो एक्सेलेरेशन भी नहीं पता अच्छे से। क्यों? क्योंकि कुछ देर के बाद ये ऐसे घूमेगा, आगे भी चलेगा, घूमेगा भी, तो टेंशन का डायरेक्शन भी बदल जाएगा। अरे तो टेंशन का डायरेक्शन बदला मतलब उस पर फोर्स बदला, फोर्स बदला मतलब एक्सेलेरेशन बदला। अब लगाओ सूडो, मतलब सूडो भी बदल रहा होगा। यही तो बोले, इसीलिए तो बोले हर फ्रेम से काम करना सीखो। कई बार सूडो टफ पड़ सकता है क्या, बट सूडो आसान पड़ जाता है ना। बिल्कुल बोले, कहाँ हम बोले सूडो मत सोचो, सोचो, लेकिन चीजें क्या है टफ हो जाएंगी। और समझ में आ रहा? चल तो ये आ गया एक्सेलेरेशन किसका, किसका, सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास में बैठोगे तो इस वेलोसिटी को उल्टा करके घटाओगे। इसी डायग्राम को अगर COM फ्रेम में करें, इन COM फ्रेम, COM चलेगा नहीं। अब ये m, ये 2m, m 2m, COM यहां कहीं होगा। कितने दूर पे होगा? L/3 पे होगा। अरे यही होगा ना, ये होगा L/3, ये 2L/3। सर ये कैसे आ गया? अबे 2 पॉइंट मास सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसी लाइन पे होता है और इनवर्स रेशियो में डिवाइड करता है। गधा, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा। इसकी वेलोसिटी उल्टा करके घटाओगे तो देखो x कंपोनेंट जब घटाओगे तो इसमें भी उल्टा, इसमें भी उल्टा, दोनों का x कंपोनेंट 0। ठीक है, y कंपोनेंट इसका कितना है 4u/5 और इसमें कितना घटाओगे 8u/15, तो कितना आएगा पता नहीं है। थ्री यू बाय अरे होगा और इसका वेलोसिटी 8u/15। कुछ नहीं समझ में।
अब तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ यार रिलेटिव में, अब तक कंफर्टेबल नहीं हो रिलेटिव में। काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन जहां खूब रिलेटिव यूज किए, वर्क एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सब हो गया। अब सेंटर ऑफ मास में आ गया। हाँ 12 घटा 8, हाँ ठीक है। अब हम रट के थोड़े आए मेरे भाई। 4u/15 लिख ले, खुश चलेगा। अब देखो यहां बैठ के देखोगे तो इसकी वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर, इसकी वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर, मतलब सर्कल में घूम रहा दोनों। अच्छा पूरा रस्सी सेम है तो टेंशन थ्रू आउट क्या होगा, सेम, मासलेस स्ट्रिंग है, अरे है ना। तो इसका बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम या इसका बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो दोनों जगह से जो टेंशन का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। अभी निकाल के दिखा देते हैं। इस पे मान लो टेंशन T और इस पे भी मान लो टेंशन T। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? ध्यान से देखो तो दोनों इसके अबाउट सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा, दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा। कुछ नहीं समझ में आ रहा। सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूमने का मतलब पता है, ये जब एक चक्कर लगा ले तो ये भी एक चक्कर लगा लेना चाहिए, तभी ऐसा होना पड़ेगा, तभी रस्सी सीधा रहेगा। अरे ये अगर घूम के यहां से यहां आ गया और ये कहीं और आ गया तो रस्सी कैसे हो जाएगा, है ना। मतलब दोनों बराबर टाइम में एक चक्कर लगा रहा होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मतलब असल में ये रस्सी ऐसे घूम रहा हो सेंटर ऑफ मास के अबाउट। समझ में आया? अरे समझ में आया पूरा का पूरा। मतलब जितना एंगल ये घूमता होगा उतना ही एंगल ये भी घूमता होगा, तो इस हिसाब से दोनों का ओमेगा क्या आना चाहिए, सेम। और सेम है सेम। इसका ओमेगा लिखो, m का ओमेगा लिखो। वेलोसिटी का कंपोनेंट जो लाइन के परपेंडिकुलर है, अरे किसी पॉइंट के अबाउट ओमेगा लिखना सिखा चुके हैं ना, तो ये तो ऑलरेडी लाइन के परपेंडिकुलर है। 8u/15 डिवाइडेड बाय लेंथ 12/3। सॉल्व करो तो कितना आ रहा है, अब लिखो गधा। 8u/15 इंटू 3/12 तो 3 से 5, 4u/5l। इसका ओमेगा निकालो, इसका 4u/5l आ रहा है, ठीक है। चलो इसका ओमेगा लिखाओ, ओमेगा ऑफ 2m। वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर हो, कितना है, बाय l/3 तो इंटू 3/l कितना आ गया, और ये वही आ गया, वही आ गया। देखो सेम ओमेगा से घूम रहा, अरे घूम रहा है ना, घूम रहा है कि नहीं। अच्छा टेंशन क्या होता है, टेंशन मतलब नेट फोर्स टू सेंटर m ओमेगा स्क्वायर l। तो यहां देखो 2l/3 इसके लिए अगर लिख रहे हैं तो, और ओमेगा दोनों का सेम है, टेंशन भी सेम आ जाएगा। देखो अगर इसके लिए टेंशन लिखो तो इसके लिए, तो इसके लिए क्या लिखोगे, 2m ओमेगा स्क्वायर l/3। अब देखो मास आधा है तो दूरी ट्वाइस है, वहां मास ट्वाइस है तो दूरी आधा है। देखो टेंशन भी सेम आया, तो सेंटर मास के फ्रेम से चाहे इधर के लिए टेंशन लिख दो या इधर के लिए लिख दो, सेम आएगा। आना भी चाहिए, आना भी चाहिए क्योंकि सेम स्ट्रिंग है। ओमेगा भी सेम आना चाहिए, क्यों, ताकि रस्सी सीधी रहे। पता नहीं, अरे समझ में आ रहा है, अब सब कुछ बता दिया आपको। तो क्या क्या पूछा था, जर्क कल निकाल लिए थे, अरे जर्क। उसके बाद पूछे टेंशन, सेंटर ऑफ मास के अबाउट किस ओमेगा से घूम रहा है वो भी निकाल दिए फ्री में। अरे हो गया, तो इस सवाल का पोस्टमार्टम हो गया। एक क्वेश्चन और पूछ लें, एक और पूछ लें, ट्राई कर लेना। फाइंड द एनर्जी लॉस इन जर्क, फाइंड द एनर्जी लॉस इन
jerk. Find the energy loss in jerk. बनाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो बे? दो तरीका है, पहले काइनेटिक एनर्जी लिख दो सिस्टम का स्टार्टिंग में, और अभी काइनेटिक एनर्जी लिख दो सिस्टम का, ठीक है? डिफरेंस निकाल लेना, बाद वाला कम होगा, पहले वाला ज्यादा होगा। दूसरा तरीका रिड्यूस्ड मास से भी सोच सकते हो, रिड्यूस्ड मास बताया ना, उससे भी सोचो, दोनों से सोच के बनाओ, जल्दी से शुरू हो जाओ। पहले तो बिल्कुल एकदम मजदूर वाला तरीका कि कौन सा एनर्जी लॉस हुआ होगा, कैसे होगा। लॉस कैसे होगा? तो झटका लगा होगा, तो रस्सी में जो होता है ना मॉलिक्यूल्स, वो स्प्रिंग खींचता है, जब जाता है तो उसमें कुछ लॉस होता है, उसको एकॉस्टिक लॉसेस बोलते हैं। वो अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस इतना जानो कि लॉस हो गया, ठीक है? लॉस कैसे निकालोगे? तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की बताओ। इसमें कोई एनर्जी नहीं, सिर्फ इसमें है 1/2 × 2m × u², अरे है ना? तो ये कितना हो जाएगा? m²। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी पक्का? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी लिखोगे 1/2 m 2u/5 का स्क्वायर प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी लिखोगे 1/2 m इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अबे स्पीड का स्क्वायर होता है, कंपोनेंट का स्क्वायर नहीं होता। तो स्पीड का स्क्वायर v² बराबर होता है vx² प्लस vy²। अरे होता है। तो ये हो जाएगा 4u² बाय, ये 2m मास है ना, 4u² बाय 25 प्लस 16u² बाय 25। सही कर रहा है ना? अबे कुछ किए हो? हाँ, क्या हो गया? पीछे क्या देख रहे? काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², where v is the speed, तो स्पीड क्या होता है बे? स्पीड इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विच इज vx² प्लस vy²। बता तो चुके हैं ये सब काइनेमेटिक्स में ही। तो ये हो जाएगा 4u² बाय 25, तो ये बचेगा 2mu² बाय 25, और इधर ये काट दो तो वो बचेगा 4 और 16 20, तो 20mu² बाय 25 होगा। तो ये हो जाएगा 22mu² बाय 25। पहले एनर्जी ज्यादा दिख रही है कि बाद में? पहले ज्यादा थी। अरे पहले ज्यादा थी। कितनी? क्या? mu²। तो लॉस कितना हो जाएगा? लॉस मेथड नंबर 1, ये था मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम बराबर 1/2 μu रिलेटिव का स्क्वायर प्लस 1/2 m1 प्लस m2 VCM का स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है? अरे कुछ याद आ रहा है? अगर सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इस पार्ट में तो आप कोई छेड़खानी ही नहीं कर सकते हो। अरे इस पार्ट में तो कोई छेड़खानी कर ही नहीं सकते हो। कर सकते हैं क्या? तो यही एनर्जी है जो दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के लिए अवेलेबल है। याद करो, यही वो एनर्जी है जो दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के लिए अवेलेबल है। तो जो भी चेंज आएगा वो इसमें आया होगा। अरे आया होगा। तो जो लॉस होगा, लॉस मतलब कौन ज्यादा रहा होगा? इनिशियल। तो सीधा सीधा लिखो 1/2 म्यू इनिशियल यू रिलेटिव माइनस फाइनल यू रिलेटिव। अरे कॉमन ले लिए।
हे भगवान, अरे जो भी चेंज आएगा उस फर्स्ट फैक्टर में ही आएगा ना। अब उसमें म्यू में तो कोई चेंज आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि म्यू इज बेसिकली m1 m2 बाय सिर्फ u रिलेटिव में जो चेंज आएगा तो उसके कारण चेंज आएगा। तो लिखते जाओ, लॉस सीधा सीधा लिखेंगे हम। देखो अगर आप होशियार होते तो सीधे यहां से शुरू करते, वो तो मजदूर वाला मेथड हो गया, आना चाहिए स्मार्ट मेथड। हाफ m1 m2 कितना हो जाएगा बताओ? 3m स्क्वायर बाय m1 प्लस सॉरी 2m स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 3m। इनिशियली u रिलेटिव कितना था? u था, अरे u था u स्क्वायर। फाइनल u रिलेटिव क्या है? इधर तो दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो इस पे बैठ के देखोगे तो सिर्फ ये दिखेगा, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 16u स्क्वायर बाय 25। अरे होगा? भगवान, तो सीधा सीधा आ जाएगा 1/2, ये m से m मार दें और 2 से 2 मार दें, और ये बचेगा 9u स्क्वायर बाय, अरे कितना बचेगा? 9u स्क्वायर बाय 25 और 3 से मर जाएगा। खत्म। कुछ नहीं समझ में आया सर? आ गया? गुड, सबको आ गया? मनीष को नहीं आता, कोई परेशान है? बोल। ये अबे फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी, तो इस डायरेक्शन में तो दोनों का सेम हो तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, तो इसका स्क्वायर करो। तो ये डाउट पूछेगा तू, मतलब कुछ काम का पूछता, हमको लगता है ये कैसे लिख दिया सर, ये कैसे? ये काइनेटिक एनर्जी टू पार्टिकल सिस्टम हो सकता है, आप क्लास नहीं किए हो तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये होता है काइनेटिक एनर्जी टू पार्टिकल सिस्टम, हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर प्लस हाफ m1 प्लस m2 VCM का स्क्वायर। अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो VCM में तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता, मतलब इस पार्ट में तो कोई फर्क पड़ ही नहीं सकता। जो भी एनर्जी का ट्रांसफर या ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो इसी पार्ट से होगा, तो जो भी लॉस हुआ होगा वो इसी पार्ट में हुआ होगा। तो इसमें लॉस क्या होगा? इसका इनिशियल वैल्यू माइनस इसका फाइनल वैल्यू, यानी हाफ म्यू यू रिलेटिव इनिशियल का स्क्वायर माइनस हाफ म्यू यू रिलेटिव फाइनल का स्क्वायर। तो म्यू हाफ म्यू बाहर ले लिए, हाफ म्यू यू इनिशियल रिलेटिव स्क्वायर माइनस यू फाइनल रिलेटिव स्क्वायर। तो इनिशियली इस पे बैठ के देख रहे हो तो ये कितने से चलता हुआ दिख रहा? u से। भाई u से, तो वहां u पुट कर दिए, और फाइनली तो इधर और इधर तो सेम है वेलोसिटी, सिर्फ ये कंपोनेंट बचेगा। तो बस इतना पार्ट में आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? पक्का? लिख लो जल्दी से और ट्राई करो। यूरोडोप 1.161। हाँ जल्दी से शुरू हो जाओ। देखो यही वो सवाल है जिसमें आप टाइम को इग्नोर नहीं कर सकते। इन्हें कि बहुत छोटा टाइम है तो mg के या नॉन इंपल्सिव फोर्स के इंपल्स को क्या कर दिए? इग्नोर कर दिए। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसका लॉजिक देखो इसी सवाल में। बोला है कि स्टेशनरी कैनन, एक कैनन है, सॉरी स्टेशनरी ऊपर वाला पढ़ लिए। अ कैनन ऑफ मास एम स्टार्ट स्लाइडिंग फ्रीली डाउन ए स्मूथ इंक्लाइन सरफेस अल्फा। ठीक है, देखो इसमें पूछा है डिटरमाइन द ड्यूरेशन ऑफ शॉट। जो फायर किया उस शॉट का ड्यूरेशन बताना। तो अब वो बोल रहा है कि ड्यूरेशन कैसा? फाइनाइट है। अरे सवाल में बोल दिया ना, दैट मीन्स यू कांट एज्यूम ड्यूरेशन टू बी जीरो। समझ में आया? और अभी तक क्या करते थे जब इंपल्सिव सिचुएशन होता था, विस्फोट वाला पार्ट, तो उसमें क्या करते थे? नॉन इंपल्सिव फोर्स को नेग्लेक्ट मार देते थे। ये बोल के नॉन इंपल्सिव फोर्स को नेग्लेक्ट नहीं मारते थे, नॉन इंपल्सिव फोर्स के इंपल्स को इग्नोर करते थे, क्योंकि इंपल्स कम्स आउट टू बी FDT फ्रॉम 0 टू डेल्टा टी। अरे हाँ ना बोल।
अब ये भी अगर जीरो हो गया ऑलमोस्ट, तो इंपल्स क्या माना जा सकता है? अगर ये फाइनाइट टर्म, अगर ये फाइनाइट टर्म है तो इसका इंपल्स क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट जीरो। अरे हो जाएगा, लेकिन अगर ये टर्म बहुत बड़ा है, जैसे कि नॉन इंपल्सिव फोर्स हो जाए, तब तो इग्नोर नहीं कर सकते, तब ये जीरो टेंडिंग टू जीरो एंड दिस इज ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो, इट विल कम आउट टू बी अ फाइनाइट टर्म। लिमिट में सर बताएंगे आपको, समझ में आया? अरे समझ में आया? अच्छा, दैट मीन्स कि इस सवाल में हम टाइम को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि टाइम पूछा है ना। चल, एम मास का कैनन है, ठीक है, इसको यहां छोड़े कहीं यहां, और ये एल नीचे आ गया। कितना नीचे आ गया? एल। ऑब्वियसली फ्रिक्शनलेस सरफेस, स्मूथ सरफेस बोला है ना। तो ये एल स्लाइड करेगा तो बताओ, ये एंगल अल्फा बोल दो, ये एल स्लाइड करेगा तो इसका कुछ रफ्तार आ जाएगा यहां v। अगर आप समझदार हो तो v बराबर बहुत आसानी से लिख सकते हो 2gl साइन अल्फा। सर ये कैसे आ गया? ये जब L स्लाइड करेगा ना तो इसका रफ्तार 2gl साइन अल्फा होगा। बहुत मेथड है। पहला मेथड एनर्जी से कर लो कि ये कितना नीचे आया, L साइन अल्फा नीचे आया, तो हाफ mv स्क्वायर बराबर mgl साइन अल्फा। अरे लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। मेथड नंबर 1, सबसे पुराना मेथड कि देखो ये g साइन थीटा का एक्सेलरेशन से स्लाइड कर रहा, करेगा ना, तो g साइन थीटा से स्लाइड कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s करके निकाल सकते हो, वहां से भी आ जाएगा। तो यहां पे जब ये पहुंचा, जहां पे ये फायर किया है, वहां पे इसका रफ्तार कितना हो चुका है? 2gl साइन अल्फा। अच्छा, इसका मोमेंटम क्या हो चुका होगा? कैनन का मोमेंटम क्या हो चुका होगा? mv। अरे हो चुका होगा, वेर m इज द मास ऑफ कैनन। अच्छा, फायर का मास 0 लगभग लेके चलना है ना, जो फायर किया उसका मास 0 लेके चलना, कोई दिक्कत? नेग्लिजिबल मास है, 0 नहीं, नेग्लिजिबल। तो जो फायर किया, जब ये फायर करेगा तो ये जो शॉट है, उस शॉट को इधर फायर किया, कितने मोमेंटम से? तो बोला p मोमेंटम से किया, दिया हुआ सवाल में दिया हुआ। शॉट को कितने मोमेंटम से फायर किया? p मोमेंटम से हॉरिजॉन्टली। अरे समझ में आया? अच्छा, तो ये शॉट पे इधर फोर्स लगाया होगा, अरे है ना, तो शॉट भी इस पर झटका मारा होगा पीछे। अरे समझ में आया? शॉट भी इस पे झटका मारा होगा, और उस झटका के कारण इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल लगा होगा जो इंपल्सिव है। नॉर्मल तो पहले भी लग रहा होगा, लेकिन वो जो झटका लगा होगा तो उसके कारण जो ये नॉर्मल होगा, वो नॉर्मल कैसा हो जाएगा? इंपल्सिव नॉर्मल हो जाएगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा, मतलब उसके इंपल्स को इग्नोर नहीं कर सकते, समझ में आया? तो अगर इस शॉट और इस कैनन को हम सिस्टम ले लेते, ध्यान से सुनना, इस शॉट और इस कैनन को हम क्या ले लिए? सिस्टम ले लिए। तो इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स गिनो। एक तो ये नॉर्मल ऐसे, और एक mg साइन अल्फा। अरे होगा, अरे mg कॉस अल्फा भी इधर होगा, तो उसको बैलेंस करके डायरेक्ट हम नॉर्मल लिख रहे हैं, कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोल। और इधर हो जाएगा mg कॉस अल्फा, लिख दो उसको, mg कॉस अल्फा, है ना। अच्छा, impulse in this direction equal to change in momentum in this direction, और impulse in this direction बराबर change in momentum in this direction। कुछ नहीं समझ में आ रहा। impulse in this direction बराबर change in momentum in this direction, and impulse in this direction बराबर change in momentum in this direction। समझ में आया? y में हम impulse नहीं लिखते, इसको y मान लेते, इसको y मान लेते और इसको x मान लेते। पता y में क्यों नहीं काम करेंगे? क्योंकि y में नॉर्मल इंपल्सिव, कैसा है? इंपल्सिव, और वो इंटरनल भी नहीं है, वो एक्सटर्नल नॉर्मल। अरे ना, सिस्टम का इंटरनल पार्ट नहीं है वो नॉर्मल, वो कैनन पे बाहर से लग रहा, इंक्लाइन से,
मतलब इसका इंपल्स अगर आप लिखने जाओगे तो मरोगे। अरे क्योंकि नॉर्मल का कोई वैल्यू आपको पता नहीं है ना, ये इंपल्सिव नॉर्मल है, अचानक से बहुत बड़ा होगा फिर छोटा हो जाएगा। कब तक बड़ा होगा? तो जब तक झटका लग रहा, जब तक फायर हो गया, डेल्टा टी टाइम तक उसको पुश करेगा पीछे और ये कैनन को आगे पुश करेगा। अरे है ना, हम ऐसा करते हैं, इस डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लिख देते हैं, इंपल्स इन एक्स बराबर चेंज इन मोमेंटम इन एक्स। ये तो हम जानते हैं, अरे कंपोनेंट फॉर्म में ले लिया उसी को, कोई दिक्कत? इंपल्स इन एक्स बराबर चेंज इन मोमेंटम इन एक्स। एक्स में सिस्टम पे एकमात्र एक्सटर्नल फोर्स क्या है? mg साइन अल्फा। अरे है, हे भगवान है। अच्छा, सिस्टम को हम ड्रॉ कर लेते हैं इनिशियल और फाइनल थोड़ा सा। पहले सिस्टम ऐसा स्लाइड कर रहा था, कोई फायर वायर नहीं किया था, m मास था और ये कितने से स्लाइड कर रहा था? v से। तो इनिशियल मोमेंटम x में क्या था? mv। अरे था, अरे था। बाद में जब फायर किया तो कैनन अपनी जगह पे रुक गया, मोमेंटरली बोला है इट स्टॉप्स, तो इसका तो मोमेंटम 0 हो गया। अरे हो गया। और इसका मोमेंटम कितना है? p। इस p का दो कंपोनेंट, एक y में और एक x में। अरे अच्छा, ये किसका मोमेंटम लिखे हैं? सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम x में। और अब लिखते हैं सिस्टम का ये एंगल देखो, ये अल्फा तो ये अल्फा, तो ये हो जाएगा p cos अल्फा। अच्छा, इसका मोमेंटम कितना है x में? 0। अबे ये रुक गया, कैनन रुक गया, तो सिस्टम का जो फाइनल मोमेंटम है x में वो क्या हो जाएगा? p cos अल्फा। अरे हो जाएगा, बहुत अलग से, बहुत प्यार से हम समझा रहे हैं। सिस्टम पे x में इंपल्स क्या है? mg साइन अल्फा डेल्टा टी। अरे इंपल्स क्या होता है? x में इंपल्स लिखोगे तो इंटीग्रेशन फोर्स डॉट dt। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लेंगे, और कितने देर के लिए फोर्स लगा वही तो निकालना। डेल्टा टी टाइम के लिए मान लो लगता है ना, तो हम लिख सकते हैं इंपल्स हो जाएगा mg साइन अल्फा डेल्टा टी। अच्छा, इसी डायरेक्शन को प्लस मान रहा है, तो इंपल्स इन x बराबर फाइनल मोमेंटम इन x p cos अल्फा माइनस इनिशियल मोमेंटम इन x m v। कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोलते जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम क्या किए हैं, इंपल्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इक्वल टू मोमेंटम चेंज इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। कोई दिक्कत? अच्छा, तो यहां से डेल्टा टी क्या आ जाएगा? p cos अल्फा माइनस m v बटा ये नीचे आ जाएगा mg साइन अल्फा, एंड दिस इज योर आंसर। तो क्या मतलब सर, रट लें कि आज से mg का भी इंपल्स लिखना पड़ेगा? नहीं रटने का। अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में टाइम नहीं पूछ रहा, ब्लास्ट का, जर्क का, तो उस केस में इन चीजों को बहुत छोटा लिया जा सकता है ना। झटके का टाइम या जंप का टाइम या ब्लास्ट का टाइम, ये सब कितना क्या लिया जा सकता है? छोटा मीन 0 लगभग। तो उस केस में हम कांस्टेंट फोर्स, ये जो छोटे छोटे फोर्सेस है, नॉन इंपल्सिव फोर्सेस है, उनका इंपल्स हम क्या कर देंगे? 0। बट वो भी रटने का नहीं, जब टाइम ही पूछ ले तो उस टाइम को 0 नहीं ले सकते। यही फंडा यहां पे, जब टाइम ही पूछ रहा है कि ब्लास्ट का टाइम क्या था, तो ना यू कांट अज्यूम डेल्टा टी टू बी 0। समझ में आया? अरे समझ में आया? तो ये एक खास सवाल था, एक थोड़ा सा अच्छा सवाल है अपने आप में, एक थोड़ा सा यूनिक सवाल।
कोई दिक्कत? जिसमें हमको नॉन इंपल्सिव फोर्स का भी इंपल्स लिखना पड़ रहा है ड्यूरिंग इंपल्सिव सिचुएशन, ड्यूरिंग इंपल्सिव। अरे ब्लास्ट का सिचुएशन है ना, समझ में आया? कोई दिक्कत? पक्का? तो जल्दी से नोट डाउन करो, ठीक है? उसके बाद कॉलिजन स्टार्ट करते हैं। हाँ तो वाई में हम लिखे ही नहीं, नॉर्मल एक्सटर्नल होगा ना। ये कैनन और ये ब्लास्ट मेरा सिस्टम है, तो नॉर्मल तो जमीन लगाया होगा ना। ये इस पे जो जे लगाया होगा वो इस पे जे लगाया होगा, वो तो इंटरनल हो जाएगा। लेकिन ये जो जब झटका लगा होगा कैनन पे, तो ये जमीन को पुश किया होगा ना, तो ये इंक्लाइन भी तो इस पे नॉर्मल लगाया होगा, तो ये नॉर्मल इंपल्सिव है ना? तो अब बोलोगे सर इसे नॉर्मल का इंपल्स क्यों नहीं लिखे? अबे तो नॉर्मल वाई में है ना, हम इस डायरेक्शन, ये इसके परपेंडिकुलर है ना, इसका कोई भी इफेक्ट इधर तो नहीं होगा। इसे दो वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं। कहां पर थे? प्रोजेक्टाइल मोशन में। आपके लिए वो प्रोजेक्टाइल था, मेरे लिए था सेपरेशन ऑफ एक्सिस। तो ये नॉर्मल का इस डायरेक्शन वाले इंपल्स से क्या मतलब? वो इंटरनल है ना, इस पे इंटरनल, इस पे इंटरनल। अबे जब ये इस पे झटका मारेगा, आप ऊपर ऐसे खड़े हो, ठीक है, आपको ऊपर से ठोक देंगे, तो नीचे वाला नॉर्मल कांस्टेंट रहेगा। अगर ये इंपल्सिव है और नीचे वाला नॉन इंपल्सिव रहा, आप धरती में छेद करके अंदर चले जाओ। अगर आप अंदर नहीं गए, मतलब वो भी नॉर्मल आपको बैलेंस किया, मतलब अगर ये नॉर्मल बढ़ा तो ये नॉर्मल भी बढ़ा होगा। समझ में आया? इसका सवाल समझ में आया कि सर ये नॉर्मल इंपल्सिव कैसे है? हमेशा इंपल्सिव नहीं है, हमेशा तो ये mg cos अल्फा के बराबर है, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्लास्ट, जब शॉट ये इस पे फायर करेगा तो शॉट इस पे लगाएगा जे, उस जे का एक कंपोनेंट ऐसे और एक ऐसे होगा, तो ऐसे वाले को कौन बैलेंस कर रहा है? इधर से भी झटका लगा होगा, नहीं तो झटका इसको अंदर धक्का दे देता जमीन में। समझ में आया? समझ में आया? जल्दी से नोट डाउन करो, हर चीज को लिखो। चल अब हम लोग बात करेंगे कॉलिजन की। किसकी बात करेंगे? कॉलिजन। कॉलिजन मतलब क्या होता है बताओ जल्दी से। कॉलिजन मतलब टक्कर, कॉलिजन मतलब टक्कर होना, है ना? और टक्कर कब होगा? जब दो ऑब्जेक्ट एक ही टाइम में एक ही स्पेस को ऑक्युपाई करने की कोशिश करें। दो चीज, एक ही टाइम और एक ही स्पेस, है ना? एक ही टाइम और एक ही स्पेस को ऑक्युपाई करने की कोशिश करें तो वहां टक्कर होगा। और टक्कर सिर्फ दो सामान में भी नहीं होता, दो आदमी में भी होता है ना? जमीन का एक ही टुकड़ा दो आदमी को एक ही समय पे चाहिए तो क्या होगा? झगड़ा होगा, कॉलिजन, टक्कर होगा। अब बोलोगे सर एक ही टाइम क्यों बोलना जरूरी है? टाइम भी मायने रखता है। अगर यही जमीन अभी आप 5 साल तू रख ले, 5 साल हम रख लेंगे बाद में, तो देखो वही जमीन है, वहीं पे दोनों हो, लेकिन अलग अलग टाइम पे, तो कॉलिजन नहीं होगा। समझ में आया? तो सिंपल से लैंग्वेज में, जब दो ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे एक ही लोकेशन को ऑक्युपाई करेंगे तो क्या होगा? टक्कर होगा, कॉलिजन हो, है कि नहीं? कोई दिक्कत? पक्का? चल अब मान लो दो ऑब्जेक्ट टकरा रहा, ध्यान से सुनना, दो ऑब्जेक्ट टकरा रहा, बिल्कुल जनरल केस में बात कर रहे हैं, है ना? ऑब्जेक्ट का कोई परफेक्ट शेप साइज नहीं। अगर टक्कर हो रहा है, मान लो ये इधर जा रहा था, पहले ये कुछ ऐसे जा रहा था और ये भी ऐसे जा रहा था कुछ, मान लो, है ना? ये u1 से जा रहा था, ये u2 से जा रहा था, दोनों टक्कर हुआ, है ना? तो लॉजिकली अगर आप सोचो तो टक्कर के दौरान होगा क्या? दोनों एक दूसरे पे इंपल्सिव नॉर्मल लगाएगा, है ना? टक्कर के दौरान इंपल्सिव नॉर्मल लगाएगा, पक्का? ध्यान से देखोगे तो ये नॉर्मल जो कॉमन लाइन होगा, कॉमन जो टेंजेंट होगा, पहले ध्यान से देखो, ये जो कॉमन टेंजेंट होगा इसके परपेंडिकुलर लगेगा। अरे जो टक्कर होगा वो इस कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर, इस पे नॉर्मल इधर लगेगा और इस पे नॉर्मल
इधर लगे, अरे लगेगा। और ये जो कॉमन लाइन है जिसके अलॉन्ग नॉर्मल लगेगा, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट या लाइन ऑफ कॉलिजन, लाइन ऑफ कॉलिजन, हमको यही ज्यादा पसंद, एलओसी है ना। एलओसी सुन के भी याद आता, अच्छा टक्कर हो रहा है ना। अरे वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच का जो है लाइन ऑफ कंट्रोल, तो लगता है ना टक्कर चलते रहता है कि नहीं, इसलिए हम इसको लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं बोलते हैं, लाइन ऑफ कॉलिजन बोलते हैं। बट इसका टेक्निकल नाम लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी है। तो दिक्कत पक्का, अगर आप थोड़े से समझदार हो और अभी तक हमको फॉलो करते आए तो आपको तुरंत एक चीज समझ में आ जाएगा कि इस पे फोर्स इस लाइन के अलॉन्ग लगेगा और इस पे फोर्स इस लाइन के अलॉन्ग लगेगा, तो इसके वेलोसिटी का वही कंपोनेंट चेंज होगा जो इस लाइन के अलॉन्ग है। इसके परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट पे कोई चेंज नहीं आएगा। उसी तरह इसके वेलोसिटी का वो कंपोनेंट चेंज होगा जो इस लाइन के अलॉन्ग है, जो इसके परपेंडिकुलर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये तो समझ पा रहे हो? अरे क्योंकि फोर्स इस लाइन के अलॉन्ग लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी इसी लाइन के अलॉन्ग है ना, तो इसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसको ये थोड़ा ही अफेक्ट करेगा। अरे करेगा क्या? नहीं करेगा ना। किसको सिर्फ अफेक्ट करेगा? जो इस लाइन के अलॉन्ग। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे दो तरह का कॉलिजन, है ना। दो तरह का कॉलिजन डायरेक्शन के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, जो लाइन ऑफ इंपैक्ट और इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है उस हिसाब से कॉलिजन को दो पार्ट में तोड़ा गया। पहला होता है हेड ऑन, हेड ऑन कॉलिजन, और एक होता है ऑब्लिक कॉलिजन। क्या होता भाई? ये इनिशियल वेलोसिटीज के डायरेक्शन के आधार पे जो कैटेगराइजेशन है ना, तो दो तरह का कैटेगरी बनाया गया है, एक है हेड ऑन और एक ऑब्लिक, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, है ना। ये किस बेसिस पे कैटेगराइजेशन है? तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। और जब हम एनर्जी के बेसिस पे इसी को कैटेगराइज करेंगे तो तीन तरह का कॉलिजन आएगा, इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, वो आगे आएगा, उसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो एनर्जी के बेसिस पे बात करेंगे। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी कॉलिजन को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, एक पार्ट है हेड ऑन कॉलिजन और एक पार्ट है ऑब्लिक। हेड ऑन कॉलिजन क्या है? अगर दोनों का इनिशियल वेलोसिटी, ध्यान से सुनना, अगर दोनों का इनिशियल वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग हो, अगर दोनों कोलाइडिंग बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग हो, तो वो कौन सा कॉलिजन कहलाएगा? हेड ऑन कॉलिजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हेड ऑन कॉलिजन। बोथ, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी, ये नहीं कि एक का, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी कैसे होना चाहिए? लाइन ऑफ इंपैक्ट या लाइन ऑफ कॉलिजन के अलॉन्ग होना चाहिए। जैसे कुछ डायग्राम बना के दिखाते, जैसे ये टक्कर से जस्ट पहले का सिचुएशन बना रहा है ना, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे आ रहा है, तो ये हेड ऑन कॉलिजन। क्या है? हेड ऑन। इससे भी जा सकता है ना, कोई दिक्कत? हाँ, ऐसे भी जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन दोनों का इनिशियल वेलोसिटी लाइन ऑफ कॉलिजन के अलॉन्ग है ना। उसी तरह ये कैसे रखा हुआ स्मूथ सरफेस पे, कोई प्रिज्म वगैरह, है ना, और एक ऐसे आया बिल्कुल ऐसे, इसके परपेंडिकुलर टक्कर मारा, है ना, तो ये भी कैसा है? हेड ऑन कॉलिजन। ये भी कैसा है? हेड ऑन कॉलिजन, है ना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग है कि नहीं है, तो ये भी क्या है? हेड ऑन कॉलिजन। तो दिक्कत, ये भी क्या है? हेड ऑन कॉलिजन। तिरछा दिखने से नहीं होता, ये मत सोचना तो तिरछा दिख रहा, अब तिरछा सीधा क्या होता है ना। हाँ, ये रुका हो,
ये रुका हुआ था, ये आया ऐसे इंपैक्ट किया इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो देखो यहां पर नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, लाइन ऑफ इंपैक्ट वही हो जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन भी वही है ना। और इसी में एक और सिचुएशन देखो, यही प्रिज्म है, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ और बॉल अब की बार ऐसे गिरा दी। अब ये ऑब्लिक कॉलिजन, अब ये ऑब्लिक कॉलिजन है। रीजन बीइंग कि देखो यहां पे जब ये टक्कर करेगा ये, तो नॉर्मल का डायरेक्शन तो ये होगा, और इसका इनिशियल वेलोसिटी नॉर्मल के डायरेक्शन में नहीं है। किसी एक का भी इनिशियल वेलोसिटी अगर नॉर्मल के डायरेक्शन में नहीं हो तो कैसा कॉलिजन, ऑब्लिक कॉलिजन। जैसे ये दोनों टकरा रहा है ना, तो ये लाइन ऑफ इंपैक्ट होगा, ये तो श्योर है, स्फीयर है तो, है ना। अब मान लो ये पहले ऐसे जा रहा था और ये ऐसे जा रहा था, है ना, तो ये कैसा कॉलिजन, ऑब्लिक। अच्छा, एक ऐसे जा रहा था और एक ऐसे जा रहा था, तब भी ऑब्लिक है ना। कब बोलेंगे कि ये ऑब्लिक नहीं है, मतलब हेड ऑन है, जब दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, लाइन ऑफ इंपैक्ट। और जैसे ही किसी एक के भी वेलोसिटी का कंपोनेंट लाइन ऑफ इंपैक्ट से अलग आ गया तो वो हेड ऑन कॉलिजन नहीं होगा, ऑब्लिक कॉलिजन होगा। समझ में आया, अरे समझ में आया। अच्छा, ये लोग बाद में पढ़ाते हैं, वो पहले पढ़ाते हैं। पहले क्या पढ़ाते हैं, हेड ऑन, फिर क्या पढ़ाते हैं, ऑब्लिक। हम क्या पढ़ाएंगे, पहले ऑब्लिक, फिर क्या पढ़ाएंगे, हेड ऑन, है ना। ऑब्लिक हम अगले 30 सेकंड में खत्म करेंगे, तो सावधान हो जाइएगा। ऑब्लिक कॉलिजन हम अगले 30 सेकंड में खत्म करेंगे, ठीक है। फिर हेड ऑन पढ़ेंगे, है ना। हम लोग थोड़ा सा उल्टा चलते हैं हमेशा, देखो पहले टफ चीज करते हैं, बाद में आसान वाला, है ना। तो ऑब्लिक कॉलिजन करेंगे अगले 30 सेकंड के लिए, बिल्कुल सावधान हो जाइए, ठीक है। तो ऑब्लिक कॉलिजन कर रहे हैं हम लोग, तो ध्यान से सुनिए। ये एक स्फीयर मान लो और ये दूसरा स्फीयर, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो u1 और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो u2। कोई दिक्कत, ये लाइन ऑफ कॉलिजन हो जाएगा। इस एंगल को बोल लो अल्फा, इसको बोल लो बीटा। कोई दिक्कत, अरे हाँ ना बोल। अच्छा, इसका दो कंपोनेंट, एक तो लाइन ऑफ कॉलिजन या लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग लेना और एक उसके परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा u1 साइन अल्फा और ये u2 साइन बीटा, और ये हो जाएगा u1 कॉस अल्फा और ये हो जाएगा u2 कॉस बीटा। इन दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। अरे आएगा क्या, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट लाइन ऑफ कॉलिजन के परपेंडिकुलर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो सिर्फ हम अब डील करेंगे इससे, विच इज अगेन हेड ऑन कॉलिजन, विच इज अगेन हेड ऑन कॉलिजन। और अरे यहां पे मान लो u1 और u2 से टकरा रहा था, यहां पे टकरा रहा है कितने से, u1 कॉस अल्फा और u2 कॉस बीटा। अरे एक नंबर ही चेंज हो गया ना, समझ में आया, है तो हेड ऑन। अरे है तो हेड ऑन भाई, सॉल्व कर लेंगे हेड ऑन के लिए और बाद में वो जो दोनों वेलोसिटी बचा हुआ वो लाके चिपका देंगे चुपचाप, पूरा सॉल्व कर लेंगे हेड ऑन के लिए। और लास्ट में हम बोलेंगे कि ये दोनों चेंज नहीं हुआ, मतलब ये दोनों मेंटेन्ड है, तो चुपचाप उठा के लाना है और जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर आएगा उसमें ये दोनों भी चिपका देना। अरे चिपका देना है, खत्म। अरे खत्म। तो किसको पढ़ना, ऑब्लिक की हेड ऑन, हेड ऑन पक्का। तो यहां तक जल्दी से लिख लो, उसको सेपरेट कर रख लेंगे, बिल्कुल, क्योंकि उन दोनों में कोई चेंज नहीं आने वाला, उन दोनों में कोई चेंज उसके बाद जो फाइनल नहीं आने वाला। बाकी फिर क्या बच गया, हेड ऑन कॉलिजन, उसको सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में फिर उन दोनों को आके चुपचाप चिपका देंगे, काम खत्म। जल्दी से लिखो यहां तक की बातों को। अच्छा, थोड़ा सा हेड ऑन कॉलिजन के साइंस को समझने की कोशिश करते हैं, है ना, कि हेड ऑन कॉलिजन के दौरान होता क्या, हेड ऑन कॉलिजन के दौरान होता क्या, इस साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक सवाल हम आपसे पूछते हैं, ठीक है।
ऐसे सिंपल सा, ये हम लोग थोड़ा सा कर चुके हैं, इसलिए हम ये आपको करवा याद दिला रहे हैं, ठीक है। एक ब्लॉक है, उसमें एक स्प्रिंग लगा हुआ है, बिल्कुल मस्त परफेक्ट आपका आइडियल स्प्रिंग है, मतलब मासलेस है ना, हुक्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। ये स्प्रिंग इस ब्लॉक में लगा हुआ था, ये ब्लॉक M2 है, दोनों फ्रिक्शनलेस सरफेस पे चल रहा था, दोनों फ्रिक्शनलेस सरफेस पे चल रहा था। हम ये बोल के चल रहे हैं आपको कि U1 इज ग्रेटर देन U2, U1 इज ग्रेटर देन, अगर U2 बड़ा रहा तो कोई कुछ होगा ही नहीं, वो हमेशा आगे चलता चला जाएगा, ये पीछे से चलता रहा। U1 बड़ा है तो क्या होगा, कुछ देर के बाद जाएगा और ये स्प्रिंग इससे टकराएगा। अच्छा, जैसे स्प्रिंग इसमें लगेगा तो स्प्रिंग दबना शुरू होगा, तो स्प्रिंग इस पे फोर्स इधर लगाएगा और इस पे फोर्स इधर लगाएगा, इसके रफ्तार को बढ़ाएगा और इसके रफ्तार को घटाएगा। अरे घटाएगा। अच्छा, दोनों के बीच सेपरेशन कब तक घटेगा, जब तक कि पीछे वाला का वेलोसिटी आगे वाले के वेलोसिटी से ज्यादा रहेगा, या ऐसे बोल सकते हो जब तक कि पीछे वाले का स्पीड आगे वाले के स्पीड से ज्यादा रहेगा। ऐसा कुछ करवा चुके हैं, मैक्सिमम एक्सटेंशन वाला सवाल याद आ रहा है। फिर क्या होगा, ये और दबेगा, और दबेगा तो इस पे और फोर्स आगे और इस पे फोर्स पीछे, इसका रफ्तार और कम होगा और इसका रफ्तार और बढ़ेगा। और ये स्प्रिंग कब तक दबेगा, कब तक दबेगा, जब तक कि दोनों का रफ्तार सेम नहीं हो जाए। यानी अगर हम मैक्सिमम कंप्रेशन की बात करें, मैक्सिमम कंप्रेशन की बात करें तो उस समय हम बोल सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन दोनों का रफ्तार क्या हो चुका होगा, सेम। पहली बार नहीं कर रहे हैं, कर चुके हैं। उसके बाद क्या होगा, अगेन स्प्रिंग दबा हुआ है तो इसको पुश करेगा और ये इधर पुश करेगा तो इसका रफ्तार और घटेगा और इसका रफ्तार और बढ़ेगा। यानी अब ये कंप्रेस नहीं होगा, अब ये एक्सटेंड होगा, अब ये एक्सटेंड होगा। यानी अब क्या होगा, इस चीज को थोड़ा सा हम एनर्जी के बेसिस पे समझते हैं। पहले क्या हुआ होगा, जब ये स्प्रिंग इसको टक्कर मारा होगा और दबना शुरू हुआ होगा तो बेसिकली सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी घट रही होगी, है ना, और वो कहां जा रही होगी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ओवरऑल सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहने की, काहे कि इस पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम नहीं कर रहा, तो ओवरऑल एनर्जी तो कंजर्व रहेगा। अरे कंजर्व रहेगा, अरे कंजर्व रहेगा। अच्छा, तो रिलेटिव वेलोसिटी घट रही है और वो स्प्रिंग दब रहा है। कब तक दब रहा है, जब तक कि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो ना हो जाए, जब तक कि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद स्प्रिंग फिर से फैलेगा, अरे फिर से फैलेगा, इसके रफ्तार को और बढ़ाएगा और इसके रफ्तार को कम करेगा और फिर एक जगह आएगा जब स्प्रिंग से कनेक्शन छूट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे स्प्रिंग है तो स्प्रिंग कितना एनर्जी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया होगा जो आपको वापस नहीं मिले, जीरो, क्योंकि स्प्रिंग कंजर्वेटिव फोर्स है ना, वो किसी को भी एनर्जी के फॉर्म को वो डिग्रेड नहीं करेगा। मतलब जितना स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ था वापस जब स्प्रिंग आएगा अपनी जगह पे तो फिर से किस में चला गया होगा, फुल काइनेटिक एनर्जी में चला गया होगा, फुल काइनेटिक एनर्जी में चला गया होगा। हाँ, समझ में आया, अरे समझ में आया, फुल काइनेटिक एनर्जी में चला गया होगा। अच्छा, लेकिन कॉलिजन के दौरान क्या होगा, थोड़ा सा उसको लिखते हैं अगर काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर टू पार्टिकल सिस्टम के लिए हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर प्लस हाफ m1 प्लस m2 VCM का स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है, पहली बार नहीं लिखे, लिख चुके हैं हम ये। अच्छा, इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो VCM में कोई फर्क आया नहीं होगा। तो हो क्या रहा होगा, बेसिकली यही जो पार्ट है वो किसी और फॉर्म में जा सकता, अरे जा सकता है ना। तो जब ये स्प्रिंग दब रहा होगा ना तो बेसिकली ये पार्ट कम हो रहा होगा,
काइनेटिक एनर्जी का ये हिस्सा कम हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, और किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में। और जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा उस समय क्या हो चुका होगा? ये 0, क्योंकि U रिलेटिव क्या हो जाएगा उस समय? 0। अरे होगा एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन ये वाला पूरा का पूरा किस में चला गया होगा? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में। अरे चला गया होगा, फिर क्या होगा? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कम होगा और ये वाला हिस्सा बढ़ेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, और फाइनली फिर यही सिचुएशन एक्वायर हो जाएगा। इसका आधे हो जाएगा इसका। बट ओवरऑल एनर्जी फिर से इतना ही मेंटेन हो जाएगा। अरे समझ में आया, समझ में आया। इसका रफ्तार ज्यादा हो जाएगा और उसका कम, बट टोटल काइनेटिक एनर्जी मान लो कि जब ये फिर से रिलैक्स हो गया तो मान लो इसका रफ्तार क्या हो गया? v1, और इसका रफ्तार v2। ऑब्वियसली v2 अब ज्यादा होगा v1 से, है ना, तभी तो ये फैल रहा था। और चूंकि यहां कोई कांटेक्ट नहीं है तो छूट गया कांटेक्ट, अपना चला गया वो, है ना। अच्छा, लेकिन ये हम जरूर बोल सकते हैं कि फिर से काइनेटिक एनर्जी इतनी ही हो गई होगी, फिर से काइनेटिक एनर्जी इतनी ही हो गई, क्योंकि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पूरा का पूरा फिर से 0 हो गया। अरे हो गया, यानी हम बोल सकते हैं कि हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर बराबर हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। अरे बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अब बोलोगे सर क्यों पढ़ा रहे हो ये, इसका क्या मतलब? अभी तुरंत समझ में आएगा, इसका क्या मीनिंग है अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत? ये जो पूरा साइंस था ये समझ में आया। अब होता क्या है ड्यूरिंग कॉलिजन? ड्यूरिंग कॉलिजन मान लो एक बॉल है, u1 से चल रहा है, मान लो एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ये u2 से चल रहा है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और u1 इज ग्रेटर देन u2, तभी टक्कर होगा, तभी कोई मतलब बनता है। जब टक्कर होता है तो भले आपको लगे कि ये बॉल लेदर का बॉल है, क्रिकेट बॉल है, टक्कर होगा तो क्या होगा? वो भी दबता है। ग्रुप में आज वीडियो डाल देंगे, है ना। लेदर बॉल भी जब बैट से लगता है ना तो वो ऐसा डिफॉर्म हो जाता है, कभी-कभी एकदम स्लो मोशन दिखाता है। ठीक है, स्लो मोशन में जब उसको आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। या फुटबॉल आपके चेहरा पे मारेंगे, दिखेगा आपका चेहरा ऐसे दब रहा है, और इधर फुटबॉल भी दब रहा है, आपको लगेगा ऐसे देख ऐसे लोग, और इतना कड़ा फुटबॉल था, ये क्या दबा होगा? वो भी डिफॉर्म होता है, वो भी डिफॉर्म होता है। तो होता क्या है जब ये टक्कर होता है ना, ध्यान से सुनना, ये रफ्तार ज्यादा ये रफ्तार कम है, तो ये रियली में ऐसा कुछ फ्लैट आउट होता है। ड्यूरिंग कॉलिजन का हम सिचुएशन बना रहे हैं, ठीक है, m1 m2, ठीक है, फ्लैट आउट होता है, पिचक जाता है ना। होता क्या है असल में, आप इसके बॉन्ड्स को ऐसा समझ सकते हो कि स्प्रिंग्स हैं, इसके बॉन्ड्स क्या हैं? स्प्रिंग। ऐसा टकरा है, ये स्लो था, ये तेज है, टक्कर मारा, ठीक है, ये स्प्रिंग डिफॉर्म हो, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कहां कन्वर्ट हो रही होगी? जहां रही होगी उसके बॉन्ड वाले पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी वगैरह बोल सकते हो उसको, है ना, उसमें जा रही होगी। गया गया, कब तक दबाएगा पीछे वाला आगे वाले को? जब तक कि इस लाइन के अलोंग दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं हो जाए तब तक ये पीछे से दबाएगा, क्योंकि अगर पीछे वाला फास्ट है तो वो आगे वाले के अंदर घुसने की कोशिश करेगा, अरे है ना, और तब तक डिफॉर्मेशन होता रहेगा जब तक कि दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी सेम नहीं हो जाए, जब तक कि ये पार्ट पूरा का पूरा 0 नहीं हो जाए। इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, अरे इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। मुझे क्या इसको सर केमिस्ट्री में भी नहीं पढ़ा। मुझे क्या
सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो असल में ये वाला पार्ट कम हो रहा होगा, कम होते 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 कब तक डिफॉर्मेशन होगा, जब तक कि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो ना हो जाए, मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं हो जाए, मतलब ये वाला पूरा का पूरा तो गायब होगा। कब? ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। और अगर हम बोले एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन क्या होगा, तो इन दोनों की वेलोसिटी लाइन ऑफ कॉलिजन के अलोंग सेम हो जाएगा, यानी ये भी v से और ये भी v से, और उस समय ये पूरा का पूरा क्या हो चुका होगा, जीरो। ये कहानी तो वैसे ही चलेगी जैसे स्प्रिंग में चल रही है ना, लेकिन अब आता है ट्विस्ट। हम लोग स्प्रिंग को मान के चल रहे हैं ये कंजर्वेटिव फोर्स है ना, बट यहां पे रिफॉर्मेशन, जब ये फिर से डिफॉर्म होने के बाद जब रिफॉर्म होता, रिफॉर्म, तो यहां पे स्प्रिंग पूरा का पूरा वापस अपने शेप में आ जाता है, पर ये पूरा का पूरा अपने शेप में आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ एनर्जी बर्बाद हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड एंड अदर एकॉस्टिक लॉसेस, है ना, एंड अदर लॉसेस। तो ये तो पूरा का पूरा ये कहां चला गया, जीरो। अब ये फिर से रिफॉर्म होगा, यानी इसका रफ्तार बढ़ेगा और इसका रफ्तार घटेगा, जस्ट लाइक दैट। लेकिन क्या 100% रिफॉर्मेशन हो सकता है? रियलिटी में तो हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ एनर्जी तो साउंड और इसमें चला ही जाता हीट में। बट फिर भी मानो कि अगर 100% रिफॉर्म हो गया, मतलब वो जो सारा का सारा एनर्जी डिफॉर्मेशन में गया था वो पूरा का पूरा वापस मिल गया, पूरा का पूरा 100% रिफॉर्मेशन, तो ये सिचुएशन जनरेट हो जाए। 100% रिफॉर्मेशन, 100% रिफॉर्मेशन हो जाए, तो उसमें लॉस क्या होगा, लॉस कितना होगा, जीरो, है ना। तो इसमें एक केस, पहला केस क्या बनेगा, 100%। अच्छा, डिफॉर्मेशन में तो वो जीरो होगा ही होगा, एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन ये कितना होगा, जीरो। उसके बाद फिर से रिफॉर्म होना शुरू होगा। अब ये रिफॉर्मेशन अगर 100% हो गया तो बिल्कुल वही शेप आ जाएगा, नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन। अच्छा, मान लो जब ये रिफॉर्म हो गया, आफ्टर रिफॉर्मेशन, आफ्टर रिफॉर्मेशन इसका रफ्तार हो गया है v1 और इसका v2। तो पहला केस में हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस, सॉरी हाफ एम u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। किसमें, इलास्टिक कॉलिजन के केस में। कोई दिक्कत? दूसरा केस होगा, दूसरा केस होगा पार्शियल डिफॉर्मेशन। क्या होगा, पार्शियल डिफॉर्मेशन। पार्शियल डिफॉर्मेशन, इसमें पूरा का पूरा रिफॉर्म नहीं होगा, कुछ लॉस होगा, कुछ लॉस होगा, मतलब वापस आपको ये एनर्जी फिर से नहीं मिलेगी पूरी की पूरी, कुछ बर्बाद हो चुका होगा। अच्छा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, कुछ लॉस हो जाएगा एनर्जी का, कुछ लॉस हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इसको बोलते हैं इन इलास्टिक के में भी लॉस होगा, कॉलिजन। काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, बिल्कुल। अरे वो एनर्जी कहां से आया, काइनेटिक एनर्जी से ही तो कन्वर्ट हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का एक पार्ट तो कन्वर्ट हुआ है, अरे हुआ। और एक होता है लास्ट पार्ट, तीसरा टाइप, नो रिफॉर्मेशन, नो रिफॉर्मेशन। क्या होता है, नो रिफॉर्मेशन, मतलब एक बार स्प्रिंग दबा तो बस दबा ही रह गया, चिपक गया।
चिपक गया बोलना गलत है, ध्यान से सुनो, यही समझा रहे हैं, यही समझा रहे हैं। कई जगह किताबों में लिखा होता है परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब चिपक जाना, परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब चिपक जाना। हम चाहते थे आप ये कंक्लूजन ड्रॉ करो, कई किताबों में लिखा होता है, और किताब तो किताब, यूट्यूब जो ज्ञान का सागर है ना, उस पर मैक्सिमम लोग यही पढ़ा है, और उनको हम डायरेक्ट चैलेंज करते हैं कि आप गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो गलत है वो गलत है। अगर हम बोले मैक्सिमम लॉस या नो रिफॉर्मेशन, दैट डज नॉट मीन चिपक गया, दैट डज नॉट मीन चिपक गया। चिपक गया का मतलब हो गया दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाना। यहां पे ये नहीं बोल रहे हैं हम, ये बोल रहे हैं कि लाइन ऑफ कॉलिजन के अलोंग जो दोनों का वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो सेम हो जाएगा। लेकिन अगर लाइन ऑफ कॉलिजन के परपेंडिकुलर दोनों का वेलोसिटी अलग अलग होता तो इस डायरेक्शन में सेम रफ्तार से चलेगा लाइन ऑफ कॉलिजन के अलोंग, लेकिन इस डायरेक्शन में तो अलग अलग रफ्तार से चल सकता है। अरे चल सकता है, ये वाला जो कंपोनेंट था एक वेलोसिटी का जो बाद में चिपकाएंगे। अरे समझ में आया, समझ में आया? तो क्या बोलोगे, मैक्सिमम लॉस या नो रिफॉर्मेशन, इस केस में क्या चिपक जाता है? नहीं। आप बोलोगे कि लाइन ऑफ कॉलिजन के अलोंग उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लाइन ऑफ कॉलिजन के अलोंग उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। समझ में आया? लाइन ऑफ कॉलिजन के अलोंग उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। समझ में आया? कॉलिजन, लाइन ऑफ कॉलिजन के परपेंडिकुलर उनका वेलोसिटी सेम हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आगे थोड़ा और समझाएंगे, ठीक है? अब बोलोगे सर इसका क्या मतलब है, ये तो चिपक ही गया। अबे नहीं चिपका, एकदम नहीं चिपका। दो आदमी अगर एक डायरेक्शन में एक ही रफ्तार से चल रहा, दैट मीन दे चिपक गए। कुछ समझ में आ रहा है? सर दो आदमी 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड टच करते हुए चल रहे हैं तो चिपक गया। उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई अलोंग द लाइन ऑफ कॉलिजन, बस उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई अलोंग द लाइन ऑफ कॉलिजन। पहला मिसकंसेप्शन समझ में आया? पहला बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन, चिपक गया। अबे नहीं चिपका मतलब नहीं चिपका। समझ में आया? पक्का? अच्छा, दूसरा चीज कुछ लोग बोल देते हैं कि 100% लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 100% लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। गलत, इस पार्ट में तो कोई चेंज होने का ही नहीं। अरे ये पार्ट थोड़े ही बदलेगा, ठीक है? ये पूरा का पूरा जीरो हो गया, ठीक है? यू रिलेटिव जीरो हो गया, ये वाला पार्ट गायब हो गया काइनेटिक एनर्जी का, वो तो रहेगा। अरे वो वाला पार्ट तो रहेगा ना। तो ये बोल देना कि नो रिफॉर्मेशन में 100% लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्या बोलोगे? मैक्सिमम। इसमें पार्शियल लॉस है ना, थोड़ा सा लॉस हुआ, थोड़ा सा वापस मिल गया। इसमें मैक्सिमम लॉस इसमें भी है, लॉस इसमें भी है, बट इसमें लॉस मैक्सिमम। हाँ कुछ मिलेगा, इसमें कुछ मिलेगा, इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, मैक्सिमम लॉस होगा। बट ये वाला पार्ट तो रहेगा तब भी, अरे तब भी रहेगा। तो क्या बोलोगे, नो रिफॉर्मेशन मतलब 100% लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ना, मैक्सिमम लॉस। और इसी चीज को बोलते हैं हम लोग परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है?
पहला नंबर डिफॉर्म होगा, दोनों का रफ्तार सेम हुआ, फिर पूरा 100% डिफॉर्म हो गया, बिल्कुल उस स्प्रिंग की तरह। मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं आया, ये फिर से वापस मिल गया 100%, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन का सबसे अच्छा एग्जांपल ये लो, है ना। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन रियलिटी में कोई भी नहीं होता, बट दो बहुत हार्ड सरफेस हो तो उनका कॉलिजन क्या माना जा सकता है, परफेक्टली इलास्टिक। जैसे दो बिलियर्ड बॉल का कॉलिजन होता है ना, बिलियर्ड वाले बॉल जो होते हैं वो ऑलमोस्ट परफेक्टली इलास्टिक माने जा सकते हैं। कैरम के दो गोटी का जो होता है कॉलिजन, आवाज भी तो होता है ऐसे। हाँ, तो इसलिए तो 100% नहीं बोल सकते, 100% वो भी नहीं, बट हाँ दे आर क्लोज इनफ, दे आर क्लोज इनफ टू बी परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक कॉलिजन को परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन भी बोलते हैं, है ना। और एक होता है परफेक्टली इन इलास्टिक, और एक बीच वाला जो होता है इंटरमीडिएट हो गया इन इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन इलास्टिक में देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, परफेक्टली इन इलास्टिक मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। और परफेक्टली इलास्टिक में दोनों की वेलोसिटी लाइन ऑफ कॉलिजन के अलोंग सेम हो जाती है, दो नहीं तीसरा, 2 नंबर बता दें। ये डिफॉर्म हुआ, अब रिफॉर्म हुआ लेकिन पूरा रिफॉर्म नहीं हुआ, मतलब ये स्प्रिंग जैसे ये दबा और जब रिलैक्स हुआ तो पूरा रिलैक्स हो गया, तो पूरा का पूरा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी फिर से कहाँ चला गया होगा, काइनेटिक। अब ऐसा स्प्रिंग मानो उस केस में कि ये रिफॉर्म हुआ लेकिन स्प्रिंग पूरा नहीं खुला, कुछ दबा ही रह गया, है ना। तो कुछ एनर्जी कहाँ भी स्टोर रह गया, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। समझ में, अरे समझ में आया। अगर सर केवल और तीसरे केस में स्प्रिंग दबा, बस साथ चलता चला गया, कहते रिफॉर्म हुआ ही। हाँ बोल, अब बोल। अगर सर लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग ही केवल वेलोसिटी रहता तो इसके तो बोल सकते सर चिपक गया, नहीं, मार देंगे घुसा। ये नहीं बोल रहे। तो इसके कारण दोनों साथ चलता, किसके कारण, इसके कारण हाफ m1 प्लस m2 वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास स्क्वायर, उसके कारण दोनों साथ ही चलता सर। हाँ बस यही तो बोल सकते हैं चिपक गया, मार देंगे घुसा। चिपक गया नहीं बोल रहे। ठीक, चल कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत। फिर से अपने न्यूटन भगवान पिक्चर में आने वाले हैं, है ना। तो यहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, है ना। यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन की बात करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन की बात करेंगे, विच इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। उसका मोमेंटम कंजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है, भले ही मोमेंटम कंजर्व हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन वैलिड होगा। मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं हो रहा होगा, इसका क्या मतलब, एक्सटर्नल फोर्स है तब भी न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन वैलिड होगा, लेकिन अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स होता है तो मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा भी सिचुएशन हम दिखाएंगे लास्ट में जहां मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहां भी न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन लगाएंगे, क्योंकि इट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, ये बिल्कुल अलग है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन, हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन। तो अगला टॉपिक लिखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन। चल, कोई दिक्कत। अब हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन करेंगे, तो उसका क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ ज़रूरत हुई कि न्यूटन साहब को फिर से आना पड़े, उसको समझते हैं। m1 m2, टक्कर से पहले इसका रफ्तार u1 और इसका रफ्तार समझ में, u1 और u2 टक्कर होगा तो इसकी वेलोसिटी m1 वाले की वेलोसिटी टक्कर के बाद क्या हो गई v1, और m2 वाले की वेलोसिटी क्या हो गई v2। कोई दिक्कत। टक्कर से पहले का सिचुएशन पता था कि कौन बॉल कितने रफ्तार से आ रहा था, टकराया, फिर क्या हुआ, ठीक है। टक्कर के बाद किसका रफ्तार हो गया, एक का रफ्तार v1 और दूसरे का रफ्तार v2, कितना अननोन, 2, अरे v1 और v2।
तो एक इक्वेशन तो हम मस्त लगा सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन, चूंकि इस पे एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हम लिख सकते हैं m1u1। अच्छा ये वेक्टर इक्वेशन है, ये ध्यान रखिएगा, है ना, प्लस m2u2, हम वेक्टर लगा ही दिए, ठीक है। मतलब बेसिकली आपको प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना है, बराबर m1v1 प्लस m2v2। हम वेक्टर हटा देते हैं, वन डायमेंशनल है, कोई जरूरत दिक्कत होगा क्या? बट है वेक्टर, याद रखिएगा, कोई दिक्कत? ये कहां से आया सर? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, कोई दिक्कत? अच्छा, अननोन 2, इक्वेशन 1, दूसरा कहां से आएगा? तो सर एनर्जी में लॉस होता है ना, उस हिसाब से लगाओ, पहले में कोई लॉस नहीं है तो उससे निकाल लेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। दूसरे में क्या करो? लॉस तो हुआ, कितना हुआ पता नहीं। तीसरे में मैक्सिमम हुआ, कितना हुआ पता। अरे समझ में आया? तो इसी को बताने के लिए न्यूटन साहब ने एक पैरामीटर डिफाइन करा, विच इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। विच इज डिफाइंड एज, इसको ई से डिनोट करते हैं, ये लॉग वाला ई नहीं है, ठीक है, ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और ये डिफाइन किया गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बटे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना। बगल में ये भी लिख लेना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉलिजन, पॉइंट ऑफ कॉलिजन। किसका वेलोसिटी देखना है? तो उन पॉइंट्स की वेलोसिटी देखनी है जो कोलाइड कर रहे हैं, है ना। ये नहीं कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देख रहे हैं, बकवास कर रहे हैं कुछ, है ना, है कि नहीं। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉलिजन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ पॉइंट ऑफ कॉलिजन, ठीक है। और ये नहीं कि पूरा का पूरा वेलोसिटी लेना, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग हो, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉलिजन अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, और ये भी होगा अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। पूरा अच्छे से लिखना, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉलिजन अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, समझ में आया? मतलब वो जो कंपोनेंट था परपेंडिकुलर वाला, वो इसमें इंक्लूड नहीं करना है, समझ में आया? सिर्फ लाइन ऑफ कॉलिजन के अलोंग। तो यहां तो देखो दोनों वेलोसिटी लाइन ऑफ कॉलिजन के अलोंग ही है, अरे है ना। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी v2 माइनस v1, अरे टक्कर के बाद आगे वाला तेज चल रहा होगा ना और पीछे वाला स्लो, तो सेपरेट हो रहा होगा। किस हिसाब से यहां सेपरेट होगा बताओ? डिवाइडेड बाय किस हिसाब से अप्रोच कर रहा होगा? u1 माइनस u2। अरे u1 बड़ा होगा तभी तो टक्कर हुआ होगा। कुछ नहीं समझ में आया, अरे कुछ भी समझ में नहीं आया। आया? अरे अप्रोच किस रफ्तार से इसको अप्रोच कर रहा और ये किस रफ्तार से सेपरेट हो रहा, समझ में आया? देखो पॉइंट ऑफ कॉलिजन यही है ना, तो ये पॉइंट एक दूसरे के करीब किस रफ्तार से आ रहे हैं? तो u1 माइनस u2 से, क्योंकि ऑब्वियसली u1 बढ़ा रहा होगा। अच्छा अगर u2 इधर रहता तो वो हो जाता u1 प्लस u2। अगर u2 का डायरेक्शन इधर होता ना तो लिखते u1 माइनस माइनस u2, तो वो प्लस u2 हो जाता।
कुछ नहीं समझ में। विथ डायरेक्शन, समझ में आया? विथ डायरेक्शन रखने का मतलब अगर हम ये डिराइव किए हैं सबको राइट साइड मान के, तो कोई लेफ्ट साइड वाला वेलोसिटी आए तो माइनस साइन के साथ रखना। कुछ नहीं समझ में आ रहा? अरे आ रहा है पक्का। दो अननोन दो इक्वेशन, दो अननोन दो इक्वेशन, कौन कौन सा? दो अननोन दो इक्वेशन है ना, एक ये और एक ये। अननोन क्या है? V1। अगला अननोन क्या है? V2। अरे है ना? नोन क्या क्या है? M1, M2, U1, U2 और E। ये सब क्या है? नोन है ना? ये दिया हुआ रहेगा आपको, का वैल्यू दिया है। बिल्कुल समझ में आया? या कोई इंफॉर्मेशन होगा, समझ में आया? तो अब आपको निकालना V1 एंड V2 इन टर्म्स ऑफ M1, M2, U1, U2 एंड E। जल्दी से ट्राई करके सॉल्व करो, जल्दी से। चलो देखो क्या किए हैं, यहां से V1 निकाल लो या V2 निकाल लो, आपकी मर्जी। यहां से कैसे निकलेगा? तो यहां से अगर V1 निकालोगे या V2 निकालते हैं, क्या निकालते हैं? V2, तो V2 आ जाएगा E U1 माइनस U2 प्लस V1। अरे होगा, इसको उठा के इसमें पुट कर देना। जैसे इसको उठा के पहले वाले में पुट करोगे तो V2 गायब हो जाएगा, पूरा का पूरा V1 के टर्म में आ जाएगा, और सॉल्व करोगे तो ये आएगा। हम इस फॉर्मेट में इसलिए लिखे हैं कि ये वाला टर्म ध्यान से देखो तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, याद रह जाएगा आसानी से, इसलिए हम इस फॉर्म में लिखे थे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना? तो V1 बराबर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस EM2 इंटू U2 माइनस UN बटे M1 प्लस M2। अब V2 आप चाहो तो फिर ऐसे ही निकालो, V1 निकाल लेना और उसको इसमें पुट कर देना तो V2 आ जाएगा। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, अगर आप समझदार हो तो बस देखो V1 और V2 में डिफरेंस आ रहा है ना, जो 1 वाला टर्म है वो 2 हो रहा है और जो 2 वाला टर्म है वो 1 हो रहा है, तो उसको डायरेक्ट आप यहाँ पे यूज करो। M1 के जगह पे M2 लिख दो, U2 के जगह पे U1 लिख दो, सब उल्टा कर दो, तो इस टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे ये M2 U2 M1 U1 तो वही चीज हो जाएगा, तो ये टर्म फिर से आ जाएगा M1 U1 M2 U2 डिवाइडेड बाय M2 प्लस M1 या M1 प्लस M2, कोई फर्क है क्या? प्लस यहां पे EM1 हो जाएगा और U1 माइनस U2 बटे M2 प्लस M1, ठीक है? अरे हाँ ना बोलते जाना, कोई दिक्कत? तो ये दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो लाइन ऑफ कॉलिजन के अलोंग वाला है ना। अच्छा हेड ऑन की बात कर रहे हैं तो इसमें लाइन ऑफ कॉलिजन और उसके परपेंडिकुलर का कोई मतलब है नहीं, है ना, हम हेड ऑन की बात कर। अरे समझ में आ रहा है? और ई क्या है? ई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोई दिक्कत? अब देखो ई डिपेंड करता है कि किस तरह का कॉलिजन। अगर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है तो वहां पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी वाला हिस्सा था वो ध्यान से देखो तो वो था हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर प्लस हाफ M1 प्लस M2 VCM का स्क्वायर। इसमें तो कोई फर्क आ नहीं रहा, इसमें अगर कोई लॉस नहीं हो रहा तो यू रिलेटिव टक्कर से पहले और यू रिलेटिव टक्कर के बाद दोनों क्या होगा? सेम होगा, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अरे हो जाएगा, यानी ई हो जाएगा 1 फॉर परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक और सिंपली इलास्टिक, है ना? परफेक्टली इलास्टिक या सिंपली इलास्टिक। अच्छा मैक्सिमम लॉस वाले में तो ये टर्म 0 हो जाएगा,
अरे तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, यानी ई क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ई बराबर होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो यू रिलेटिव है, और टक्कर के बाद तो दोनों सेम से चलने लगा, यानी यू रिलेटिव क्या हो गया, जीरो। तो ई बराबर जीरो फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक। ये दोनों लिमिट है, अरे है ना, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। तो बाकी का सारा का ई का वैल्यू कहां से कहां होता है, 1, है ना। इन इलास्टिक क्या ये चीज समझ में आया सबके, अरे समझ में आया, तो रटने वाली तो कोई बात है नहीं, नहीं आया। वहां से देखो, हाफ म्यू यू रिलेटिव प्लस हाफ M1 M2 VCM का स्क्वायर, उसमें सेकेंड टर्म में कोई चेंज आ नहीं रहा। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा वो किस टर्म से हो रहा होगा, हाफ म्यू यू रिलेटिव से। अभी तुरंत हम पढ़े हैं कि जब परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होगा मतलब पूरा का पूरा रिफॉर्मेशन हो जाएगा, अरे हो जाएगा। तो इस पार्ट में कोई लॉस नहीं होना चाहिए, मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो था वही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होना चाहिए, मतलब ये भी जो होगा वही ये होगा। तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 फॉर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, और देयर विल बी नो लॉस, देयर विल बी नो लॉस। वो भी हम दिखा देंगे लॉस क्यों नहीं हो रहा, वो भी हम दिखा देंगे कि लॉस क्यों नहीं हो रहा, कोई दिक्कत। अगला पार्ट परफेक्टली इन इलास्टिक की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, उसमें डिफॉर्मेशन जो होगा वो फिर रिफॉर्म होगा ही नहीं, दोनों ऐसे टकराया और जिस वेलोसिटी से चलना शुरू किया उसी से चलता रहेगा। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होना चाहिए, जीरो। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर जीरो हो गया तो ये टर्म कुछ नॉन जीरो भी है, तो टोटल कितना आएगा, जीरो, परफेक्टली इन इलास्टिक। बाकी इन दोनों के बीच में इन इलास्टिक में जहां पार्शियल लॉस हो रहा होगा, जहां पार्शियल लॉस हो रहा होगा, कोई दिक्कत, थोड़ा सा टफ है बट अगर तरीके से सीखोगे, कोई ट्रिक व्रिक के चक्कर में नहीं पड़ोगे, टफ लगेगा बट परफेक्ट होगा, कहीं पे फंसने की कोई गुंजाइश नहीं होगी, कोई दिक्कत। यहां तक लिखो, थोड़ा सा इसमें जो लॉस वाला पार्ट है वो अभी कर देते हैं, फिर बाकी कल करें। यहां लिखो जल्दी से, तो मान लो ये M1 कितने से था, M2 टक्कर के बाद V1 से चलने लगा, M2 V2 से चलने लगा। अरे कोई दिक्कत, पक्का। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या था, हाफ म्यू U2 माइनस U1 का स्क्वायर प्लस हाफ M1 प्लस M2 फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ म्यू V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 को लिख सकते हैं E, सॉरी इसको उल्टा भी तो लिख सकते हो ऐसा, अबे इसमें क्या दिक्कत है, ऐसे स्क्वायर है ना, रिलेटिव वेलोसिटी है ना, कोई दिक्कत, स्क्वायर करोगे तो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा ये मान लो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाता है, V2 माइनस V1, अरे V2 माइनस V1 उसको लिख सकते हैं U1 माइनस U2, अरे हाँ ना बोल, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अरे होगा
प्लस अरे लिख सकते हैं। अबे ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन लगा दिए, समझ में आया? लॉस 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 हमेशा होता है इनिशियल माइनस फाइनल। लॉस हमेशा क्या होता है? इनिशियल माइनस फाइनल। 1/2 म्यू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 0। ये तो 0 है। अरे हाँ ना बोल, समझ में आया? अरे समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया। अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होता है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाता, तो ये क्या हो जाता? 1। परफेक्टली इलास्टिक, वहां पे ये और ये सेम हो जाता, तो लॉस क्या हो जाता? 0। अरे लॉस क्या हो जाता? 0। इलास्टिक के केस में हाँ, परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में लॉस क्या हो जाता? 1 माइनस समथिंग, तो ये 1 हो जाता और मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म हो जाता। तो पूरा का पूरा जो टर्म था हाफ म्यू यू रिलेटिव, वो कहां चला जाता? लॉस में। और बीच वाला केस होता तो ई का वैल्यू 1 से छोटा है, अरे है ना? तो ये ओवरऑल टर्म कुछ डेसिमल में आएगा। 1 माइनस 1 से कुछ छोटा टर्म तो डेसिमल ही आएगा ना। दिस मल्टीप्लाइड बाय सम डेसिमल टर्म, यानी सम फ्रैक्शनल लॉसेस, पार्शियल लॉस। अरे होगा, जब ई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा तो पार्शियल लॉस इन इलास्टिक कॉलिजन। अरे होगा, ई का वैल्यू 1 होगा 100%, सॉरी 0 लॉस, परफेक्टली इलास्टिक। और जब परफेक्टली इनइलास्टिक हो तो ई का वैल्यू 0, मतलब ये पूरा का पूरा कहां चला जाएगा? लॉस में। ये पूरा का पूरा टर्म मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम लॉस। अरे मैक्सिमम लॉस, तो लॉस का फॉर्मूला चाहो तो रट लो, मेरे लिए कोई खास वैल्यू रखता नहीं है ना। निकालने के लिए लिखना ही पड़ेगा। हाँ, याद करके आप समझ में आया? नहीं, अगर आप समझदार हो तो रट लो। सर लेकिन सब समझा तो करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, इसलिए तो जनरल है ई के लिए। बट हम तो बोलते हैं मत रटो। समझ में आया? डायरेक्ट लॉस पूछेगा तब फॉर्मूला तनिक कारगर सिद्ध होगा, लेकिन वो स्कूल के एग्जाम के लिए अच्छा है घुमा फिरा कुछ भी करता है डायरेक्ट। है ना। स्कूल का एग्जाम होगा नहीं, और दूसरा कहीं ये रिड्यूस मार्क्स से बनाओगे तो मास्टर के समझ में नहीं आएगा, है। हाँ, झूठ मूठ में कुछ हो जाएगा, हाँ। तो इसलिए बेटर है मत रटो, ठीक है। समझ में आ गया? सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया? बाकी नेक्स्ट क्लास में करें, ठीक है।